नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। बुद्धि और विवेक यदि किसी में है और वो भी अपने निखार पर, अपनी श्रेष्ठता पर, अपनी क्षमता पर, तो विश्वास रखिए उसकी जिंदगी चमत्कृत हो जाती है और वो अपनी बुद्धि लब्धता से आगे बढ़ करके तेजी के साथ कदम बढ़ाता है। ऐसे लोग सामान्यतः विरले होते हैं, विरले, जिनके जीवन में ऐसा वैशिष्ट्य देखने को मिलता है। और ये वैशिष्ट्य ऐसे नहीं आता है, इसके पीछे होता है त्याग, इसके पीछे होता है सेवा, इसके पीछे होता है अध्ययन, इसके पीछे होता है अनुशीलन और इसके पीछे होता है अध्यापन। जब व्यक्ति इस समन्वय के साथ आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में फिर उसके रास्ते लगातार सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं और ऐसा व्यक्ति कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। ऐसा ही कानपुर में एक बिरला बालक है, यशवर्धन। आइए हम आपको यशवर्धन से परिचय कराएं। यशवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यशवर्धन देखिए, इनकी उम्र आप देख लीजिए 11 साल है मात्र, लेकिन बौद्धिक क्षमतावान है। 11 साल से 16 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो धीरे धीरे उतरती भी है, चढ़ती भी है और सामान्यतः 99 से लेकर के 110 के बीच में होती है। लेकिन ये यशवर्धन, जिसकी बौद्धिक क्षमता 129 है, 129 माने श्रेष्ठता की श्रेणी में है, श्रेष्ठता की। और आप जानकर के आश्चर्य हो जाएंगे, ये 11 वर्ष का बालक सिविल सर्विसेज को मार्गदर्शन दे रहा, उन्हें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? इतिहास, राज्य व्यवस्था, संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भूगोल पढ़ा रहा है। हालांकि अभी जो इसकी पढ़ाई है, जो अपने एक गति के साथ चल रही थी, उस हिसाब से तो अभी इसने कक्षा 6 ही पास किया है। लेकिन इसकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए एक आवेदन किया गया माध्यमिक शिक्षा परिषद से कि क्यों ना यशवर्धन का प्रवेश कक्षा 9 में कर दिया जाए। और यह आवेदन यहां के जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से गया। उसके पहले इसकी जांच हुई, मंडली मनोविज्ञान केंद्र है वहां पर, और पाया गया कि नहीं नहीं, यशवर्धन में तो बौद्धिक क्षमता श्रेष्ठ है। और जब ये आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद गया तो वहां से क्लियरेंस होकर के आया कि नहीं, इस बच्चे को कक्षा 9 में प्रवेश दे दिया जाए। अब इनके माता पिता की इच्छा ये है, यूपी बोर्ड का अंग्रेजी माध्यम का एक कोई श्रेष्ठ विद्यालय हो जहां इसका प्रवेश करा दिया जाए और ये अपने कैरियर, जो अभी से ही इसने शिखर पर पहुंच करके प्राप्त कर लिया है, उसे और बढ़ाना चाहता। यशवर्धन, अब तो आप कक्षा 9 में चले गए, क्या कहेंगे? 6 से लेकर के आप कक्षा 9 में, मैंने 6 तो पास कर चुके, यूं मान लें कि आप कक्षा 7 में थे, 7, 8 और 9 में एकदम चले जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? ये 7वें 8वें की पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा? कुछ समझ में हमको बताइए जरा।
मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं 9th का एक स्टूडेंट बन चुका हूँ जी। और जो अगर बात की जाए कि 7th 8th का क्या होगा, देखिए 7th 8th की मैंने बुक्स देखी है, क्या पढ़ाई होती है मैंने वो चीज़ भी देखी जी। और मुझे जो चीज़ समझ में आई, क्योंकि मैं उनसे हायर जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैंने 7th 8th की बुक्स पढ़ी और मुझे ये चीज़ लगी कि मैं तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और अगर मैं 2 साल इसमें लगाऊंगा तो मेरा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। और फिर मैंने 9th का भी देखा, क्योंकि बोर्ड्स हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं हर एक बच्चे के लिए। तो फिर मैंने 9th की बुक्स देखी, 9th की NCERT, और मुझे ये लगा कि ये सब तो मैं पढ़ाता हूँ और मुझे 9th की बुक्स बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा, मेरे पापा से पूछा कि पापा ऐसा नहीं किया जा सकता कि 9th में पढ़े हम लोग? तो फिर पापा ने बोला बेटा आप एक बार बुक्स देख लो, अगर आपको सही लगता है तो फिर आप एक बार देख लो, लेकिन हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एक बार आप बुक्स देख लो और आप 100% अगर श्योर हो तभी आप कहना। मैं बोला ओके मैंने बुक्स देखी, मैंने ऑलरेडी बुक्स देखी हुई थी, मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर हम लोगों ने आवेदन किया और आज आप ये बताइए कि 9th में अब आप जा रहे हैं तब आपकी एक स्ट्रीम बन जाएगी, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड, यही तो होता है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो किस साइड में जा रहे हैं आप? देखिए जैसा कि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सन 2020 में आई, वेरी गुड, उसमें ये चीज बोली गई है कि आप किसी भी स्ट्रीम से, लाइक अगर कोई बच्चा है उसको बायो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, और बायो, लेकिन उसका सब्जेक्ट जो मतलब उसका इंटरेस्ट मेनली हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी आता है, तो ज्योग्राफी में ले सकता है, ठीक बात है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो क्योंकि वो ले सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं बायो भी लूंगा और हिस्ट्री भी लूंगा और पॉलिटिकल साइंस भी लूंगा। तो वैसे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपने सोचा होगा कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपने सपना देख रखा है? आपकी क्या इच्छा है करने की? मैं फ्यूचर में एज अ डिप्लोमेट, एज एन इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, मैं इंडिया को फॉरेन स्टेज पे सर्व करना चाहता हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, माने एक डिप्लोमेट्स बनना चाहते हैं। तो ये आपको मालूम है कि आज के समय में डिप्लोमेट्स की क्या भूमिका हो गई है? जी, डिप्लोमेट्स की क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं, कितना उनका दायित्व अहम हो गया, कुछ आपको मालूम है? ऐसा आपने कुछ अभी अध्ययन किया है कि नहीं किया? हाँ मैंने किया, और उसी के बाद मैंने सोचा कि मैं इंडियन आईएएस बनने, एक आईएएस बनने के बावजूद आईएएस ना बनकर मैं कैसे एक आईएफएस ऑफिसर बन सकता हूँ। हाँ। मैंने इस तरीके से चूज किया बेसिकली आईएफएस बनने में, क्योंकि देखिए आज अगर हम लोगों के कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, लाइक इंटरनेशनल स्टेज पर अगर हम लोगों के किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस है, कोई भी कंट्री, लाइक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इजराइल है, तो इजराइल के साथ रिलेशंस हम लोग के तो अच्छे हैं, बट कैसे अच्छे हो गए? क्यों हुए? डिप्लोमेट्स की वजह से। अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन सही नहीं, ट्रेड रिलेशंस रहते, ट्रेड रिलेशंस तो हम लोग के चाइना के भी साथ है, बट डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं तो इसी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमारे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आज के लेवल पर। अच्छा ये बताइए वर्धन, जब आप पढ़ रहे थे, आपने नर्सरी पढ़ा होगा, फिर क्लास 1, 2, 3, फिर एकदम ये कैसे आप जंप कर गए कि आप हिस्ट्री की ओर आपका रुझान बढ़ गया, ज्योग्राफी की ओर रुझान बढ़ गया, और आप जो है अब पढ़ाने भी लगे हैं, कोचिंग भी करने लगे। मेरा सवाल ये कि ये किस अवस्था में और क्यों और कैसे, कौन सी ऐसी आपके सामने परिस्थितियां थी जिनका आपने फायदा उठाया और आप इस तरीके से जंप कर गए? बेसिकली 2017 में मम्मा, मेरी जो मदर है जी, वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रही थी जी, उसका जो एग्जाम होता है। तो फिर उस टाइम क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा ये क्या होता है? मम्मा ने बताया कि ये सिटीजनशिप होता है, पॉलिटी का पार्ट है, ये क्या होता है, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल आपके 12 से लेके आर्टिकल जो हमारे 35 है वहां तक हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फिर
ऐसे क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, 2017 में। और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने मम्मा की बुक्स उठाई, मम्मा की बुक्स पढ़ पढ़ के खत्म कर दी। उसके बाद मैंने खुद से भी बुक्स का भंडार खरीद लिया और फिर बुक्स के भंडार पे मैंने चढ़ाई कर करके एक समय आया कि जब वो भंडार खत्म हो गया, तो फिर उस भंडार के खत्म होने के बाद मैंने एग्जामिनेशंस जो होते हैं, यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, राजस्थान का जो आरएएस एग्जाम होता है, फिर एमपीपीएससी हो गया, मैंने ऐसे एग्जाम्स का देखा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का देखा, एनडीए, सीडीएस, फिर सीएपीएफ का भी देखा। और मुझे एक चीज ये चीज लगी कि सारे एग्जाम पेपर्स जो है, मैं उनके जो मैंने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं उनको अच्छे से उनके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो मेरा कहीं ना कहीं मुझे समझ में आने लगा कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ। और क्योंकि मैं अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है तो मैं उसको समझाने की मेरी बहुत ही अच्छी एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर्टी होती है आपकी। तो फिर मेरे अंदर ये एक चीज प्रॉपर्टी थी, मेरी एक प्रॉपर्टी थी कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनर था। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो फिर 2019 से ये कहानी शुरू होती है कि मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स डालने शुरू किए। पहले फेसबुक पे डाले। लेकिन एक वर्जन जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत सी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती होंगी। मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ी और पढ़ने में प्रॉब्लम आ गई कि अरे ये क्या है, ये कौन था, कैसे था, तमाम। और ये तो अच्छा लग रहा है कि आप में जिज्ञासा बहुत अच्छी है। तो ये जब प्रॉब्लम्स आती थी तब आपका मार्गदर्शन कौन करता था? कौन आपके प्रॉब्लम्स को हल कर देता था? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई भी डाउट आता था, तो देखिए आपकी किताबें ही आपको कई बार आंसर कर देती है अगर आपका किताबों पे मजबूती होती है जी। फिर आपका इंटरनेट भी है, वो भी एक एक्सेप्शन है। बट मेरे हिसाब से बेस्ट जो 3 सोर्स है वो है इंटरनेट, मेरी मदर और बुक्स। माने मेन रूप से अगर हम देखा जाए तो आपकी मदर, इंटरनेट और तीसरा आपने क्या बताया? बुक्स। तो बुक्स आपने इन सभी विषयों की पढ़ी है। अब आप जब कोचिंग के लिए कैसे आप जानने लगे, क्या हुआ एकदम? क्या आपने स्वयं ऑफर किया कि हम पढ़ाना चाहते हैं? कैसे क्या हुआ वो भी जरा समझाइए हमको। बेसिकली जो उत्तम करियर इंस्टीट्यूट है कानपुर नगर में जी, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर हैं, वो है अरुणेंद्र सोनी सर, ऑनरेबल अरुणेंद्र सोनी सर। वो पापा को बहुत टाइम से जानते थे और वो मुझे भी देख रहे थे बहुत टाइम से। उनको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे थे। तो फिर उन्होंने पापा को ऑफर दिया और मुझे भी ऑफर दिया कि क्यों ना आप हमारी कोचिंग में आके पढ़ाना शुरू करें। तो फिर मेरे लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भी किसी कोचिंग में जाके पढ़ाऊंगा। मेरे भी ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड होंगे, यूट्यूब पे आएंगे। तो फिर मैंने ज्वाइन किया कोचिंग। मैंने सोचा कि आई एक्सेप्ट। मैं अब यहाँ पे पहले मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। उन्होंने देखा कि मेरी वॉइस सही आ रही है, मैं क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ स्लाइड्स को। फिर धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई और मैं बहुत ही अच्छे लेक्चर्स देने लगा। तो यही कहानी थी। ये किस क्लास से आपने शुरुआत की लेक्चर देने की? लेक्चर देने के लिए 2019 से मैंने लगभग नहीं, उस समय किस क्लास में आप पढ़ते थे? लाइक उस टाइम में 3rd 4th में था। 3rd 4th थे और उसी से आपने जो है लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो आप जब लेक्चर देते हैं तो आप किस प्रतियोगिता के बच्चों को देते हैं? मैंने पीसीएस वाले, आईएएस वाले या सिविल सर्विसेज के बहुत से और भी अंग होते हैं। तो किन प्रतियोगिता के किन कैंडिडेट्स को आप कोच करते हैं, उनको तैयार करते हैं? बेसिकली 2019 से तो मैं एक चीज बताना भूल गया। हाँ, सॉरी। 2019 से मैंने ऑनलाइन वीडियो अपलोड करना शुरू किए थे और इसी साल मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया ये चीज। और आप देखेंगे कि कैसे मतलब लाइक कैसे मैंने एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किन किन कैंडिडेट्स को, किस जो सिविल सर्विसेज के हैं, किन लोगों को आप कोच करते हैं, किन लोगों के बीच में लेक्चर देते हैं, किन की कोचिंग करते हैं? बेसिकली मेरे जो लेक्चर्स हैं
वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसको प्यार से हम लोग सीएससी भी कहते हैं, उसके बाद सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसके लिए आ जाता है। फिर अगर हम लोग स्टेट लेवल के भी एग्जामिनेशन देखें तो फिर उसमें जितने भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है, ट्रिपल एससी, एसएससी, पीसीएस, सारे एग्जामिनेशंस के लिए मेरे लेक्चर्स यूजफुल हैं। उसके बाद आप देखें कि यही सारे एग्जाम्स के लिए मेरे, और फिर अगर किसी को केवल नॉलेज भी चाहिए और नॉलेज का भी एक पहाड़ उसको इकट्ठा करना है तो फिर वो भी लेक्चर्स देख सकते हैं। लेकिन मेरा मेन जो फोकस है वो सिविल सर्विसेज की तरफ है, और फिर मैंने जितने भी आपको एग्जामिनेशंस के लिए बताए वो। ठीक, दूसरी चीज हमको जरा ये भी बताइए कि आप, हालांकि अभी तो आपका बहुत कम समय हुआ है कोचिंग करते हुए, कोई सक्सेस मिली है? कोई आपका के क्लास में पढ़ने वाला या आपकी कोचिंग में आने वाला कोई कैंडिडेट सफल हो गया हो, ऐसा कुछ भी अभी हुआ है कि अभी ऑन प्रोसेस चल रहा है? देखिए कई सारे मैं आपको नाम बता सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन अभी हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स में नाम नहीं ले सकते। हाँ। तो फिर कई सारे स्टूडेंट्स से मेरे जिन लोगों ने एनडीए क्वालिफाई किया और मेरे लेक्चर्स वो लोग देखते थे, और अभी तक तो क्योंकि अभी मैंने 2022 में ही ज्वाइन किया है, मार्च अप्रैल आई थिंक सो, तो फिर अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक अगर कोई रिजल्ट आता है तो फिर मैं पक्का आप लोगों को। अगर जब लेक्चर देने जाते आप होंगे तो और बड़े बड़े बच्चे बैठते हैं, युवा बैठते हैं, तो जब आप लेक्चर देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको पहले जब देने गए होंगे तो कुछ झिझक हुई होगी, या जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बड़े अवाक रह गए होंगे। अब क्या अनुभव आपका क्या रहा, शुरुआती अनुभव क्या रहा? आई डोंट थिंक कि मुझे कोई इशू आया, क्योंकि वैसे भी मतलब होता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ जाए, क्योंकि आपको समझ में एक चीज आ रही है कि आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, वो लोग आपकी एज से इंटू 2 करके हैं। हाँ जी। तो फिर आपकी एज का डबल है, तो फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी झिझक रहती है, बट आई डोंट थिंक कि मुझे कोई झिझक थी। मेरे हिसाब से तो मेरी साइड से एकदम क्लीन एंड क्लियर था। बाकी बच्चों से भी मैंने रिव्यूज लिए, उनका भी परफेक्ट था। तो क्या जब आप लेक्चर देने जाते हैं उसके पहले क्या आप सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी करते हैं, टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं? आपने सिलेबस देख लिया होगा, उसके अनुसार क्या ऐसी कुछ करते व्यवस्था? नहीं, लाइक हाँ, एक तो होता है कि लेक्चर से पहले आपको एक बार पूरा रिवाइज करना है कि कहीं गलती ना हो जाए, वरना स्टूडेंट्स के पास अगर गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी तो फिर उन्हीं के लिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, बट स्टूडेंट्स ने अगर वो एग्जाम में लिख दिया तो फिर उनके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो फिर मैं अपनी साइड से पूरा अच्छे से कवर करके चलता हूँ, और अगर कहीं पे भी मुझे लगता है कि अगर मेरा 10-15 मिनट, आधे घंटे का भी लेक्चर हो गया होगा रिकॉर्ड होते होते, और अगर मुझे लगता है कि नहीं मैंने एक लाइन, एक वर्ड तक गलत बोल दिया, तो फिर मैं वहीं पे रिकॉर्डिंग रुकवा देता हूँ, फिर से करता हूँ। ये चीज मैं करता हूँ। ये बात सही है, मैंने बिल्कुल आप उसको रुकवा करके। अब मैं आपसे जो विषय है उन विषयों की जरा हम चर्चा करते हुए आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि हिस्ट्री को लेकर के आपके क्या विचार हैं? आप इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट माने आज़ादी के बाद के इतिहास पढ़ा रहे हैं, इसके पहले का इतिहास पढ़ा, कुल मिलाकर के इस समय जो कैंडिडेट्स हैं या जो सिविल सर्विस चल रही है उसमें हिस्ट्री का कौन सा रूप आ रहा है? कभी कभी लोग ये कहते हैं, अभी पता नहीं आपने इस पर चिंता की नहीं, लोग कहते हैं इतिहास हमारा बड़ा गलत लिख दिया गया है, बड़ा वो हो गया। क्या ऐसा भी कुछ आप महसूस कभी कभी करते हैं, या सिर्फ जो लिखा है उसको आप पढ़ा देते हैं जाकर के, और उसमें भी कौन सा जो सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं? देखिए ऐसे तो कोई चीज नहीं कि जो भी लिखा है वही मैंने पढ़ा दिया। हाँ ठीक है। मैं खुद से भी स्लाइड्स बनाता हूँ, मेरे खुद की पीपीटी मैं खुद से अपनी साइड से बनाता हूँ जी, खुद अपनी सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, खुद ही स्लाइड्स बनाता हूँ। मैं कोई भी पीपीटी पढ़ के नहीं पढ़ाता हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि हिस्ट्री में कई बार लोग कहते हैं कि लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो फिर लोग कहते हैं, लाइक आपने देखा होगा 2021 से पहले और 2021 में भी लोग कहते हैं
कि अरे यार एंशिएंट और मेडिवल तो पढ़ते ही नहीं है, आता ही नहीं है क्वेश्चन। हाँ। तो लोग पढ़ के ही नहीं जाते थे। लोगों ने बोला केवल मॉडर्न पढ़ के रिवाइज करके चले जाते हैं, क्या होगा, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मेंस में आता है, प्री का पहले वो देख ले। तो फिर वो लोग एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री भूल कर चले जाते थे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। अब मामला कहाँ फंसा कि 2022 का और मैं पहले भी कहता था कि ऐसा मत सोचना कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा यानी वो सब्जेक्ट ही हट गया। वो सिलेबस में है, सिलेबस से अगर हट गया तो फिर अलग चीज है, लेकिन अगर सिलेबस में जब तक वो रहेगा तब तक वो रहेगा। अगर सब्जेक्ट्स अगर वो सिलेबस से हट गया है यानी वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी सिलेबस में है यानी बहुत ज्यादा आशंका है कि क्वेश्चन आएगा। और मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, और 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत लड्डू सवाल आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आए। जैसे एक आध उदाहरण बताइए जरा। मैं अभी तो मेरे पास पेपर नहीं है तो मैं एग्जांपल्स नहीं दे सकता। कोई बात नहीं। अच्छा, मेडिवल हिस्ट्री को लेकर के काफी विवाद होता है। मेडिवल हिस्ट्री उतनी ज्यादा कोर्स में नहीं है या उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है। देखिए, पूछी नहीं जाती इसका कुछ नहीं है, क्योंकि आप वही मैं एग्जांपल दूंगा। 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन दिखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो इजी थे, और कई सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से आए थे। एक आपका याद होगा कि सोमनाथ मंदिर से भी आया था, जो गुजरात का भी जो हाल ही में आपने करंट अफेयर्स में भी बहुत रहा। बट कई सारे बच्चे जिन्होंने सोचा कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर काहे पढ़े, तो जिन बच्चों ने उसको भी छोड़ दिया वो लोग क्या करें, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें फॉर्म फिल करके। तो फिर एक चीज ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री से हाँ सवाल आते हैं और आते रहे हैं, और मेडिवल हिस्ट्री के इस बार जो हार्ड क्वेश्चंस आए, और एंशिएंट हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चंस आए। एंशिएंट हिस्ट्री तो काफी हार्ड हो जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री में हार्ड नहीं होती, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ में आ जाए। बिल्कुल, कीवर्ड्स उसमें अगर कई बार ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं जो इस समय चल रहा है, क्या जैसे भी आपने सोमनाथ मंदिर का अच्छा उदाहरण दिया, और कुछ पढ़ा रहे हैं जो विशेष टॉपिक जिनकी हम आपसे जानकारी ले सके? विशेष टॉपिक लाइक जो जैसे भी आपने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, ऐसे ही क्या जो राम मंदिर का कोई जिक्र आ जाता है, या रामेश्वरम, या जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, क्या ऐसा कुछ भी हमारे पेपर में आता है, या क्या पूछा क्या जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखें तो फिर हमारा मेन तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है जी। फिर ब्रिटिशर्स ने जो रिफॉर्म्स लाए सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे जी, जी। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में जो रिफॉर्म्स लाए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाए, वो उसको करते हैं। हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है, अच्छा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो सर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, बेसिकली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि वो एन कॉमन हो जाता है। अच्छा, एन कॉमन होता है इसलिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी लाइक आपने सुना होगा शिक्षा पे चर्चा, जो हमारा आया था एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम जी। तो फिर जो ये प्रोग्राम आया था इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एक चीज, परीक्षा पे चर्चा बेसिकली, सॉरी। तो फिर उसमें उन्होंने ये चीज कही थी कि कई बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कई बार लोग उसको कोट करके, क्योंकि एन कॉमन है तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बल्कि उनका कहना था नेशनल, राष्ट्रीय है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए, अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो अमृतकाल का जो महोत्सव हुआ और लाल किले से भाषण दिया, उसमें उन्होंने 5 तत्वों की बात की थी, और उसमें एक तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट था, या यूं कहिए वो कहते थे 5 प्रण हैं। एक उसमें नागरिक कर्तव्य, सिटीजन के जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज, उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन हो गया है। नहीं, ये मैंने मेरे पास इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स तो हमारे सिलेबस में है, बट जो लाइक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि जो हमारी ड्यूटीज भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने वही मैं कह रहा हूँ, उस पर कुछ बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे आर्टिकल 51A है आपका जी, लाइक जैसे हमारे मतलब आपने बोला कि थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। हाँ,
तो फिर एक्चुअली मैं आपका सॉरी मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया था। तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51A में आ जाती है। हाँ जी। अब जो लाइक आप एक चीज देखें कि जैसे डीपीएसपी हमारे आर्टिकल 51 में खत्म होते हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक रहते हैं हमारे डीपीएसपी। अब 51A जो है, जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो आते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए जाते हैं, उससे एक लाया गया प्रावधान है। बेसिकली ये कहता है कि लाइक एक तो होता है कि फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे जनता है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके पास क्या अधिकार है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कह रही हैं? हाँ। अब देखिए, एक चीज होती है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहता है कि हम जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहता है जो एक तरीके से अगर एक आदमी को देखा जाए, जो अगर आदमी को देखा जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक मतलब मानवीकरण कर देते हैं ना, तो फिर अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का मानवीकरण करें तो जैसे एक आदमी है, उसने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सिटीजन्स के पक्ष में वो खड़ा रहा कि स्टेट ये नहीं करेगा, स्टेट ये नहीं करेगा, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट है। अब वही आदमी आर्टिकल 35 के बाद आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक कहता है कि अब स्टेट की क्या मतलब स्टेट की मतलब एक लिस्ट दी हुई है, कहा जाए तो फिर लिस्ट क्या, वो तो शेड्यूल में आ जाता है, बट कई सारी चीजें आ जाती हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जो दिए हुए हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसमें ये बात की गई है कि क्या क्या अब जैसे जो सरकार है, सरकार या फिर कहा जाए तो फिर पार्लियामेंट, उसको क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, उन्हीं में से एक पार्ट आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वही जो हमारे चर्चा में भी रहता है। क्या है, क्या है ये जरा संक्षेप बताइए। इंडियन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली ये कहता है कि आपने जैसे देखा हो कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा सा यूनिक है। सर्वधर्म समभाव की हमारे यहाँ फिलोसफी चलती है। ओके, तो फिर सर्वधर्म समभाव यानी हमारे लिए सारे धर्म इक्वल हैं। ये गांधी जी की भी फिलोसफी रही है जो हम लोग गांधीयन सोशलिज्म में पढ़ते हैं। अब ये चीज तो गांधी जी की रही, लेकिन एक आता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में आप देखेंगे कि जैसे मैकियावेली भी आएगा, और लेकिन उसमें आप एक देखें कि फ्रेंच सेक्युलरिज्म, फ्रांस का आपने देखा होगा कि लाइक चार्ली हेब्डो जो हाल ही में बहुत पिछले 2-3 सालों से भी बहुत चला। चार्ली हेब्डो का मेनली मामला क्या था ना, मेनली उसने क्या किया था कि थोड़ा सा जो प्रॉफिट मोहम्मद है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है बिल्कुल। तो फिर लाइक जो हमारे ऑनरेबल प्रॉफिट मोहम्मद है, जो इस्लाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं, तो फिर उन्होंने लाइक उनके ऊपर कार्टून्स बना के उनका कहा जाए तो फिर मजाक उड़ाया गया था, जो मेनली एक चीज है। बिल्कुल। तो फिर वो चीज कई सारे जो इस्लामिक ग्रुप से कई सारे तो होते हैं, लाइक एक होते हैं नॉर्मल मुस्लिम, जो लोग जिन लोगों का वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जो सो कॉल्ड जिहाद करते हैं। बिल्कुल सो कॉल्ड मतलब उनको धर्म की रक्षा करनी है, पता नहीं। ठीक बात। अच्छा ये बताइए, बंदूक उठा ले। ये बताइए इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना, भारत इस दिशा में कितना अच्छा है? क्योंकि कैंडिडेट्स तो आपसे पूछेंगे और ये एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसी चल रही है भारत की। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप देखें कि बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है। इसमें अगर जैसे अगर कहीं कुछ भी होते हैं, लाइक लैटिन अमेरिका में आप देखेंगे कि पिंक टाइड आया हुआ है। अब पिंक टाइड, अब कई लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे तो फिर उनको लगेगा कि कोई पिंक कलर के कोई तूफान आ गया क्या। पिंक टाइड बेसिकली तब एक ऐसे इवेंट को कहते हैं जिसमें पिंक टाइड एक ऐसा इवेंट रहता है जिसमें कई सारे लेफ्टिस्ट या फिर कहा जाए तो फिर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एक साथ पावर में आते हैं, लाइक लैटिन अमेरिका यानी जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है। अच्छा, ब्रिटेन में भी जो ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कुल लगता है कि भारत से नजदीकियां बढ़ेंगी या जैसे संबंध थे वैसे ही रहेंगे? लोगों को बड़ी आशाएं हैं। अब देखिए, वो तो अभी प्रधानमंत्री बने हैं तो फिर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल हाँ, लाइक जैसा कि आप लोगों को लगा था कि जो बाइडेन अगर आएंगे तो फिर
रिलेशंस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हाँ। बट आई डोंट थिंक कि वैसा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन भी बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो फिर अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि जो रसा का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत की जो नीति है, ये सबके लोग सराहना कर रहे, अभी रसा भी सराहना कर रहा है, आपको लगता है इसके कोई इफेक्ट्स आगे होंगे? देखिए, अब अगर हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हम लोगों ने जो स्टैंड लिया है, एक ना ही रशिया की साइड जाने का, ना ही यूक्रेन की साइड जाने का, एज अ न्यूट्रल कंट्री हम लोगों ने सही फैसला लिया मेरे हिसाब से भी। क्योंकि अगर हम लोग रशिया का साथ देते तो फिर हमारे जो वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज हैं और जो नेटो में जागरफी से पूरे जागरफी में जलवायु को लेकर के काफी, पर्यावरण को लेकर के काफी होने लगा है, ये भी तो हमारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या कहेंगे आप सारे? लाइक जलवायु में अगर आप देखें तो फिर हम लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है एटमॉस्फेयर का। फिर कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक वोल्केनो भी एक टॉपिक्स है उन्हीं में से। तो वोल्केनो में आप देखें कि वोल्केनो के जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हो जाते हैं, फिर वोल्केनो के दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कि लाइक वोल्केनो का लावा भी दो टाइप का होता है, एक होता है बेसिक और एक होता है एसिडिक। तो बेस लाइक आप देखें कि एक होता है जो डाइवर्जेंस से फॉर्म होता है, लाइक समुद्र है, समुद्र के बीच में जो आप देखें कि जो प्लेट्स है, अगर वो लोग दूर हट रहे हैं, यानी डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, यानी तो फिर यहाँ पे जो नीचे लावा है वो भी तो ऊपर आएगा, तो ऊपर आके वो एक इस टाइप का रिज बनाएगा। ठीक बात है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पढ़ाते रहते हैं और आपके सामने कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी आपने अध्ययन किया कि वो उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं अपने कोचिंग सेंटर से, अपनी सरकार से, कभी कभी आप लोगों से डिस्कस करते हो, ऐसा कुछ कभी आपने अध्ययन किया है, या सिर्फ आप पढ़ाते रहे, पढ़ा करके चले गए, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ? अपेक्षा माने उनकी क्या अपेक्षा है कि सरकार हमारे लिए ये करे, हमारे लिए मतलब हमारी क्या क्या जरूरत है, हमारी उनकी क्या डिमांड होती है। अभी आप केवल पढ़ाने और पढ़ने में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से ही। अब दूसरा चीज ये होती है, आप अभी हमसे कह रहे थे कि जब हम कक्षा 3 में थे तब से हमने सीखा, अगर कक्षा 3 से लेकर के और 6 बैठे 3 साल हो कि कैसे आप मैनेज करते थे कि आप हिस्ट्री भी पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल भी और संविधान भी आप पढ़ लेते थे, आप सब कुछ पढ़ ले, ये कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और फिर अपने क्लास की भी पढ़ाई कर लेते थे, होमवर्क भी कर लेते थे, क्या करते थे, कैसे? असल में बहुत से लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि आप यशवर्धन से बात कर रहे हैं तो जरा इनसे पूछिए तो हम भी जरा वैसे ही कुछ बन जाए, क्या इच्छा है? बेसिकली जो आपने प्रश्न पूछा है कि कैसे मैनेज करते हैं, तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को करना होता है। और अगर देखा जाए तो फिर 8 आवर्स 10 आवर्स कभी कभी 15 आवर्स ऐसी छुट्टी का भी। अच्छा, कुछ आपकी हॉबी भी होती होंगी, उनको भी कुछ मैनेज करना होता होगा? हॉबीज मेरी राइटिंग और रीडिंग है, और फिर वो भी उससे मैनेज हो जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलते खेलते भी हैं आप, तो पढ़ाई के साथ में खेल भी चलता रहता है। चलिए, कोई आपको इतने दिनों में आप जो पढ़ा भी रहे हैं और 9 में भी चले गए, कोई आपके सामने कोई एक बढ़िया संस्मरण या कोई आपको बहुत अच्छी चीज लगी हो जो आपके लिए यादगार बन गई हो, ऐसा कुछ भी हुआ है और उसको आप बताना चाहेंगे? ट्रिपल चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात। ओह वेरी गुड। हाँ, तो क्या हुआ तो मुलाकात जरा बताइए कैसे गए? एक्चुअली वो जो आधे घंटे का समय है, वो मतलब आधे घंटे का जो समय दिया था उन्होंने, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हम लोग का डिस्कशन हुआ, वो मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे यादगार पार्ट रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने आपसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे और क्या बातचीत की, कुछ आपसे जानना चाहा या आपसे कुछ कहा, ऐसा कुछ बताइए। उन्होंने फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी और उन्होंने मेरे साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है और उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली। तो आपने कुछ बताया कि क्या कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स बताए थे आपने उनको? हाँ।
क्या बताया, जरा बताइए हमको भी। बेसिकली वोकेशनल वाला जो चीज है और एक वो वोकेशनल वाला तो उसमें इंक्लूड किया ही है जी। बट एक और चीज है कि गांव में जाके, क्योंकि कई बार होता है कि शहरों में तो पहुंच भी जाती है ऐसी चीजें, बट गांव का क्या होगा, तो गांव के साथ भी, गांव का भी पॉइंट मैंने उठाई। और एक जैसे शहरों के बीच लाइक कई बार होता क्या है कि जो गांव में जो लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी थोड़ी सी, लाइक मैं भी विजिट्स करता हूँ तो फिर बेसिकली मेंटालिटी ये रहती है कि बस 12वीं पास हो, लाइक गर्ल्स का भी, कि बस 12वीं पास हुई और शादी करा दी। तो फिर लोगों की कई बार ऐसी जगहों पे मेंटालिटी भी, उसका भी मैंने डिस्कशन किया। दूसरी चीज, बस आखिरी लास्ट क्वेश्चन, आप अपने उम्र के जो भी बच्चे हैं, 11 साल 12 साल के हैं, उनसे आप क्या कहना क्या चाहेंगे? आपकी कभी अपेक्षा होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे कम पढ़ते हैं, कम लिखते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं, कुछ नटखट होते हैं, आपकी उनसे क्या अपील है, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हाँ। आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट पढ़ाई में अगर किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में अगर किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसमें चाहिए। और अगर आपको कोई भी आपके इंटरेस्ट से हटाने की कोशिश करे, अपने जहाँ पे भी हैं आप, उसी में आप खुद को बेहतर निखारते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन, आप स्वनाम धन्य हो, आप यशस्वी बने और आप इसी तरीके से अपने अपने परिवार, अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करें। और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप एक अच्छे डिप्लोमेट्स बने, जिसकी आज देश को बहुत आवश्यकता है। और ऐसे बच्चों से सीख लेने की जरूरत है, न केवल हम उम्र के बच्चों को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा युवा वर्ग प्रेरणा ले, हम तो ये कहेंगे शिक्षक प्रेरणा ले, छात्र प्रेरणा ले, कि किस तरीके से ये बच्चा अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा, अभिव्यक्ति दे रहा है। बड़े बड़े लोग अभिव्यक्ति नहीं दे पाते, बुद्धिजीवी होते हैं लेकिन अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। लेकिन हम एक बार फिर यश की कामना करते हैं और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।